कहना प्रामाणिक और उचित ही है कि भारत संसार का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ कथापीठ रहा है। ये देश कहानी की जन्मभूमि है। वैसे ये कहना अनुचित नहीं होगा कि विश्व की समस्त अर्वाचीन, लुप्त विलुप्त और प्राचीनतम सभ्यताओं के नीचे से यदि कहानियों के आधार स्तंभ हटा दिए जाए तो सारी सभ्यताएं भर भराकर कच्ची मिट्टी की तरह गिर पड़ेंगी। सभ्यताओं के अस्तित्व और उनकी संरचना की पहचान का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी कहानियां ही है। कहानी के बिना बड़ी से बड़ी मानव सभ्यता के इतिहास के शुभारंभ को नहीं जाना जा सकता। यहाँ तक कि संसार के आदि ग्रंथों की सारी संरचना कहानियों पर ही टिकी हुई है। वैदिक संहिताएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनके दौर में भी कथाओं, किंवदंतियों, मिथक प्रसंगों और आख्यानों की कमी नहीं है। प्रत्येक वैदिक देवता कहानी से ही जन्मता है। वो किसी न किसी कहानी की ही देन है। सभी सभ्यताओं का ये सत्य है। वो चाहे अमेरिकी आदिवासियों की अजटेक माया सभ्यता रही हो या चीन की, मिस्र की, सुमेरी या अक्कादी, भारतीय सभ्यता तो वेद, ब्राह्मण, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि की असंख्य कहानियों का खजाना है, जिसके द्वारा लौकिक और अलौकिक जीवन के तथ्यों और सत्यों को रूपायित किया गया। धर्म ग्रंथों के जितने भी अलौकिक प्रसंग या विवरण हैं, वे तो कहानी के बिना पूरे ही नहीं हो पाते। यहाँ तक कि आध्यात्म और दर्शन में भी कथा दृष्टांतों की महत्वपूर्ण उपस्थिति बनी ही रहती है। आज भी भारत में लोक कथा पीठों की कमी नहीं है। ये लोक कथाएं ही साहित्य में भी पहुंची, क्योंकि कहानियों का मूल स्रोत लोक धर्मी कथा प्रतिभा ही है। वैदिक कथा साहित्य के साथ ही भारत बौद्ध और जैन कथाओं का भी आदि देश है। बौद्ध वाङ्मय की जातक कथाएं तो आज भी श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार आदि देशों में बेहद लोकप्रिय है और भगवान गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के वे विवरण रात रात भर बैठकर सुने और सुनाए जाते हैं। ये राम कथा की ही तरह घर घर में प्रचलित है। इसके अलावा जातक कथाओं का ये खजाना दुनिया भर में कहानियों का सबसे बड़ा कोश है। पंचतंत्र की पशु पक्षी कथाएं तो संसार भर में बेमिसाल है ही। ये कहानियां मात्र लोक स्मृति में ही मौजूद नहीं है, बल्कि इनके दृश्य सांची और भरहूत आदि के बौद्ध स्तूपों पर भी अंकित हैं। वैदिक कथाएं तो बहुत प्राचीन है ही। अभी तक पुराण कथाओं, महाभारत और रामायण के रचना समय का अंतिम निर्धारण नहीं हो पाया है, पर बौद्ध कथाओं का समय ईसा के जन्म से 5 सदी पहले से लेकर ईसा के बाद की पहली और दूसरी सदी तक फैला हुआ है। भगवान महावीर स्वामी और भगवान गौतम बुद्ध समकालीन है। जैन श्रमण साहित्य भी कहानियों से आप्लावित है, पर जैन कालीन प्राकृत भाषा के कथा ग्रंथ सुरक्षित नहीं रहे, जबकि बौद्ध कालीन पाली भाषा के धम्म और कथा ग्रंथ आज भी काफी कुछ सुरक्षित हैं। वैदिक, बौद्ध और जैन कथाओं का आदान प्रदान, लेन देन और संवर्धन भी चलता रहा है। बौद्ध विद्वान भदंत आनंद कौसल्यायन ने जातक ग्रंथों की जो टीका लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्राचीन बौद्ध कथाओं में से कई एक कहानियां अपने विकसित रूप में महाभारत और रामायण में मिलती है। वैसे कौसल्यायन जी की स्थापना को वाद विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए, पर यह सहज ही माना जा सकता है कि कहानियों का लेन देन लगातार जारी रहा है। ये मात्र संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं के बीच ही जारी नहीं रहा है, बल्कि क्षेत्रीय और जनपदीय बोलियों और भाषाओं में तो लोक कथाओं का लेन देन जारी था ही। बौद्ध और जैन कथाओं ने धर्म प्रचार में बड़ी भूमिका अदा की है। ये कहानियां अधिकांशतः उस समय की है जब वैदिक संस्कृत का लोप हो रहा था। ये पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं और साहित्य का उदय काल था। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में पर्यवसित हो चुकी थी और ब्राह्मणवादी वैदिक धर्म के प्रति जन साधारण वीतराग हो चुका या हो रहा था। लौकिक संस्कृत विकसित होती पाली और प्राकृत के सामने नहीं टिक पाई।
यूं भी वैदिक समाज वर्णवादी ब्राह्मणों के हाथों में चला गया, अतः उसकी सामाजिक संरचना और कार्य श्रेणी विभाजन आम जनता को रास नहीं आ रहा था। उनके पौराणिक प्रवचन और आध्यात्मिक विमर्श लोगों के सांसारिक जीवन और उसकी समस्याओं से विरक्त थे। आर्य आध्यात्मिकता और अपने अपने पराजीवन, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व के प्रश्न समाज की सामूहिकता को नकार कर व्यक्ति की निजी व्यक्तित्ववादिता को प्रश्रय दे रहे थे। वर्णवाद ने जो श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो समाज में श्रम करने और जीने के अधिकार के नियमों से अधिक वर्ण विशेष की वर्चस्वता और श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता था। अतः जन साधारण की बहुसंख्या वैदिक पुराण, जन्मगत सामाजिक शोषण के सिद्धांत, पाखंड और पुरोहितवाद से ऊबकर ब्राह्मणवादी आर्य व्यवस्था की विरोधी हो रही थी। वो भाषा संस्कृत, जिसे देव और दैवी भाषा माना जाता था, वो लोगों के मन से उतर रही थी। सच पूछिए तो ये वैदिक संस्कृत का अवसान काल था। इस समय बोलचाल की बड़ी सशक्त भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश पनप रही थी। लगभग समस्त बौद्ध साहित्य और भिक्षुओं के आपसी व्यवहार की भाषा पाली थी और जैन धर्म संप्रदाय और श्रमणों की भाषा प्राकृत। यही कारण है कि भारतीय कथा कथन और कथा रचना की भाषा भी मुख्यतः पाली और प्राकृत हो गई। पाली में बौद्धों का लगभग समस्त साहित्य रचा गया और प्राकृत में जैन तथा अन्य साहित्य। बौद्धों का पाली में लिखित साहित्य की तरह जैन संप्रदाय का धार्मिक और कथा साहित्य प्राकृत में लिखा गया। इसमें भी कहानियों का विपुल भंडार है। बौद्ध भिक्षुओं की तरह जैन साधु भी अपने धर्म प्रचार के लिए दूर दूर देशों में भ्रमण करते थे। उनके लिए ये आवश्यक भी था। धर्मों में संहिता और धार्मिक आदेशों के नियम मौजूद हैं। जैनियों के ऐसे ही एक ग्रंथ बृहत कल्प भाष्य में बताया गया है कि जैन साधु को आत्मशुद्धि के लिए तथा दूसरों को धर्म में स्थिर करने के लिए लगातार जनपद विहार करना चाहिए तथा जनपद विहार करने वाले साधु को मगध, मालवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गौड़, द्रविड़, विदर्भ आदि देशों की भाषा में जन साधारण को उपदेश देना चाहिए। उसे देश देश के रीति रिवाजों और आचार विचार का ज्ञान होना चाहिए, जिससे उसे हास्य भाजन ना बनना पड़े। जाहिर है कि इन यात्राओं से क्षेत्रीय बोलियों का निश्चय ही आदान प्रदान हुआ और एक एक क्षेत्र की लोकोक्तियों और लोक कथाओं की आपसी सामाजिकता भी निश्चय ही स्थापित हुई होगी। जैन साहित्य की प्राचीनतम कथा संपदा आगम साहित्य के नाम से पहचानी जाती है। ये कथाएं पैशाची प्राकृत भाषा में लिखी गई। पाली, प्राकृत और लौकिक संस्कृत के सम्मिश्रण से बनती अपभ्रंश भी तब मौजूद थी और इन भाषाओं का जन साधारण में बहुत प्रचलन था। वैदिक संस्कृत जन साधारण की भाषा नहीं रह गई थी। स्वयं वैदिक ब्राह्मण रचना तो वैदिक संस्कृत में करते थे, पर उनकी बोलचाल की भाषा पाली या प्राकृत ही थी। वैदिक संस्कृत को लेकर जन साधारण में भाषाई अरुचि उत्पन्न हो चुकी थी। इसका एक दृष्टांत मराठी शोधकर्ता डॉक्टर माधव मुरलीधर देशपांडे और अपने हिंदी विद्वान डॉक्टर राजमल बोरा ने पेश किया है। एक राजपुत्र पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस समय उसने एक संभाषण, आपस की बातचीत को सुना। वो उक्त भाषा के संबंध में तर्क करने लगा। प्रथम तो वो कहता है कि संभाषण संस्कृत में नहीं है, क्योंकि संस्कृत तो अत्यंत दुर्बोध भाषा है और कठिन भी है। दुर्जनों के हृदय सदृश कठोर हैं। ये संभाषण प्राकृत में भी नहीं है, क्योंकि प्राकृत सज्जनों के हृदय की तरह सुखद रहती है और उसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन रहता है। और प्राकृत शब्द संस्कृत जैसे एक दूसरे से संधि से युक्त नहीं रहते। ये संभाषण अपभ्रंश में भी नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश में
शुद्ध अशुद्ध संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण रहता है। वो तो बाढ़ आने वाले पानी सदृश अनियंत्रित रहती है, किंतु ये संभाषण तो प्रेमी और प्रेमिका की बातों के सदृश सुंदर है। ये संभाषण इन तीनों प्रकार की भाषाओं में ठीक से बैठता नहीं, इसीलिए इसे पैशाची कहना अधिक ठीक होगा। राजपुत्र का निर्णय था कि ये संभाषण पैशाची में होगा। यो यदि भारतीय प्राकृत को पैशाची मान लिया जाए तो पैशाची का भौगोलिक विस्तार चीनी तुर्किस्तान तक मानना पड़ता है। दूसरी ओर सिंधु नदी के तट तक तो उसका विस्तार था ही। सिंधु नदी के पूर्व में जमुना तक शौर सैनी का विस्तार था। इस तरह पैशाची शौर सैनी का संस्कार प्राप्त कर रही थी। ओडिशा के विद्वान भाषाविद मार्कंडेय के अनुसार पैशाची के 3 प्रधान भेद बतलाए गए हैं। उनमें कैकेय के बाद दूसरा भेद शौर सैनी पिशाची का है। तीसरा भेद पांचाल पैशाची का है। पैशाची को संस्कृत ही नहीं, प्राकृतों के रूपों से संबद्ध मानने का प्रयत्न व्याकरण ग्रंथों में क्यों हुए, इसके कारण भाषा समुदाय के आपसी संबंधों में खोजने होंगे। ईसा की 8वीं सदी में जैन साहित्यकार उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ में प्राकृत की कथा दी है। उस कथा का संक्षिप्त विवरण डॉक्टर माधव मुरलीधर देशपांडे ने संस्कृत आणी प्राकृत भाषा मराठी ग्रंथ में दिया है। उसमें एक कथा संकलित है जिसमें पैशाची का विशद उल्लेख है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि पैशाची को अन्य भाषाओं से अलग बतलाया गया है। गुणाढ़ की पैशाची को इसी तरह अलग माना गया है। प्राकृतों में उसकी गणना नहीं है। प्राकृत के रूपों का जैसा सम्मान हुआ है वो सम्मान भी पैशाची को नहीं मिला। पेशावर, चीनी तुर्किस्तान, ईरान में जो सम्मान पैशाची को मिला वो सम्मान पैशाची को भारत में नहीं मिला। विशेष रूप से गुणाढ़ के काल में उसे सम्मान नहीं मिला। बाद में विद्वान भूल गए कि पैशाची कैकेय की भाषा है। वे उसे विंध्याचल के पास की भाषा मानने लगे, पिशाच भाषा कहने लगे। राजशेखर ने तो उसे भूत भाषा कह दिया है। ये सब क्यों हुआ? जिस पैशाची भाषा के माध्यम से बौद्ध और जैन धर्म का विस्तार मध्य एशिया के देशों एवं भाषा में हुआ, उस भाषा को भारत में अनदेखा दिया गया। गुणाढ़ की भ्रत कथा को पैशाची की एकमात्र साहित्यिक रचना के रूप में जाना जाता है। मूल ग्रंथ तो लुप्त है, उसके संस्कृत अनुवाद उपलब्ध हैं। मराठी में कथा सरित सागर का अनुवाद 5 खंडों में उपलब्ध है। वो सोमदेव द्वारा अनुदित कथा सरित सागर का अनुवाद है। उसके कथा खंड लंबक के 8वें तरंग में गुणाढ़ की वो कथा जिसका उल्लेख डॉक्टर माधव देशपांडे ने किया है वो यहाँ प्रस्तुत है। गुणाढ़ के 2 शिष्य गुणदेव और नंदीदेव थे। शिष्यों ने प्रस्ताव किया था कि उक्त कथा सातवाहन राजा के योग्य है। गुणाढ़ ने शिष्यों की बात मान ली। गुणाढ़ तो राजधानी पहुंचकर देवी के मंदिर में ठहर गया। वे दोनों शिष्य सातवाहन राजा के दरबार में पहुंच गए। उनके साथ वो महाकथा का ग्रंथ था। उन्होंने वो ग्रंथ राजा को दिखलाया और कहा, ये गुणाढ़ की रचना है। किंतु राजा उस समय स्वयं अपनी विद्या से अभिभूत था। उसमें मत्सर की भावना थी। उसे ये दोनों ही शिष्य पिशाच की तरह दिखलाई दे रहे थे। और फिर वो ग्रंथ पैशाची में लिखा हुआ था। फिर क्या? राजा ने कहा, इस महाग्रंथ में 7 लाख श्लोक हैं, किंतु पैशाची भाषा में है। ये भाषा बहुत नीरस लगती है। अलावा इसके ये रक्त से लिखी गई है। इस पैशाची कथा को धिक्कार हो। शिष्यगण चकित रह गए। वे ग्रंथ लेकर गुणाढ़ के पास गए और सारा व्रत कह सुनाया। सुनकर गुणाढ़ का मन खिन्न हो गया। खिन्न भावना से वो वहां से निकट के वन में पहाड़ी पर गया। प्रदेश रमणीय था और एकांत स्थल था। वहां वो ग्रंथ का एक एक पृष्ठ उठाकर पढ़ने लगा।
उसे पशु पक्षी सुन रहे थे। पढ़ना पूरा होने पर उस पृष्ठ को उसने अग्निकुंड को समर्पित कर दिया। उसके शिष्यों की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। वे विवश थे। अंततः उन दोनों ने उसे अग्निकुंड को पृष्ठ समर्पित करने से रोका। अब तक उसने नरवाहन दत्त का चरित्र जलाया नहीं था। 7 कथाओं में से इस एक कथा के भी 1,00,000 श्लोक थे। गुणाढ्य जब कथा वाचन कर रहा था, उस समय वन के पशु, भैंसे, हिरन, सुअर आदि सब मंडलाकार रूप में उसे घेर कर खड़े थे और कथा सुन रहे थे। कथा सुनने के लोभ में उन्होंने घास खाना बंद कर दिया था। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे सब स्तब्ध और निश्चल बैठे थे। ठीक उसी समय राजा अस्वस्थ हो गया। वैद्यों ने निदान किया और कहा कि शुष्क मांस खाने के कारण ऐसा हुआ है। राजा ने रसोइयों को बुलवाया और पूछा। उन्होंने कहा, हम क्या करें? मांस लाने वाला हमें शुष्क मांस दे रहा है। उसने व्याध को बुलवाया। उसने कहा, इस समय निकट के वन में अग्निकुंड जलाकर एक कथावाचक बैठा हुआ है। वो अपने ग्रंथ का पूरा पृष्ठ पढ़कर सुनाता है और पढ़े हुए पृष्ठ को अग्नि को समर्पित कर देता है। उसके इस कथा वाचन को वन के पशु सुनते हैं। उन्होंने घास खाना छोड़ दिया है, इसीलिए उनका मांस शुष्क होता जा रहा है। इस चमत्कार को सुनकर राजा स्वयं उस वन में गया। उसने देखा वो कथावाचक सचमुच उन पृष्ठों को अग्निकुंड को समर्पित कर रहा है। उसकी जटाएं बढ़ गई थी और पशुओं की आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। गुणाढ्य का शरीर भी कृश हो गया था। पशुगण उसे घेर कर बैठे हुए थे। राजा ने तब गुणाढ्य से सारा व्रत सुनाने को कहा। गुणाढ्य ने अपने सारा व्रत कह सुनाया। राजा को लगा गुणाढ्य तो माल्यवान गण का अवतार है। राजा ने अपना माथा गुणाढ्य के चरणों में रखा। तब उसने कहा कि श्री शंकर ने अपने मुख से जो कथा सुनाई है वो मुझे सुनाइए। गुणाढ्य ने कहा, हे राजा, मैंने तो 7,00,000 श्लोक भेजे थे, किंतु उनको आप द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 7 कथाओं में से 6 कथाएं तो मैंने अब तक अग्नि को समर्पित कर दी हैं। 6,00,000 श्लोक तो भस्म हो गए हैं। अब 7वीं कथा 1,00,000 श्लोकों की शेष रह गई है। वो है, स्वीकार कर ले। मेरे शिष्य इसे संस्कृत में तुझे समझा कर कहेंगे। इसके बाद शेष कथा लेकर राजा लौट गया। बाद में उसने दोनों शिष्यों को बुलवाया, उनका सम्मान किया। गुणाढ्य ने तो बाद में समाधि ले ली थी। वो शाप मुक्त हो गया था और उसे स्वर्ग का अपना पद मिल गया था। राजा ने शिष्यों से सारा व्रत जानकर आरंभ का कथापीठ लिखने को कहा। इस कथापीठ के लंबक के 8 तरंग हैं। उन 8 तरंगों में से ऊपर दी गई कथा अंतिम और 8वें तरंग की है। राजा का वन में जाना, गुणाढ्य को कथा वाचन करते सुनना और बृहद कथा के पृष्ठों को अग्निकुंड में जलाते जाना और इसे लेकर सातवाहन राजा के मन का जो पश्चाताप वहां दिया गया है वो भी एक कहानी ही है, क्योंकि ये निश्चय ही क्षेपक है जो बाद में जोड़ा गया। ब्राह्मणवादी वर्णवादी आर्य समुदाय का ये चरित्र है कि जिसे भी रचना, संरचना या विचार के क्षेत्र में सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त होती है और वे उससे घृणा करते हुए भी जब उस रचना या विचार को नकार नहीं पाते तो उसे मिथकीय स्वरूप देकर अपना वाङ्मय में सम्मिलित कर लेते हैं। बिल्कुल यही बौद्ध धर्म के साथ नहीं हुआ था क्या? संसार जानता है कि सनातनी ब्राह्मण वर्णवादी धर्म ने प्राचीन समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी भीषण विरोध किया था। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को देश निकाला ही दे दिया था। भारत में तब वैदिक ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के बीच धर्म युद्ध भी चले थे। तमाम बौद्ध विहारों और जैन पूजा स्थलों को मंदिरों में परिवर्तित किया गया था। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन धर्म के केंद्र साकेत में आज कोई महत्वपूर्ण बौद्ध या जैन अवशेष नहीं मिलता।
उसे सनातनी हिंदुओं की राम नगरी अयोध्या के रूप में स्थापित कर दिया गया। लेकिन फिर भी जब गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म को वे ब्राह्मणवादी वर्णवादी नहीं मिटा पाए, गौतम बुद्ध को नहीं नकार पाए, तो उन्हीं गौतम बुद्ध को अपनी पौराणिक कथा संस्कृति में विष्णु के 8वें अवतार के रूप में स्वीकृत कर लिया। मजबूरी ही सही, पर भारतीय विचार परंपरा में समन्वय की ये भी एक सार्थक रीति है। कथा संस्कृति पर बात करते हुए भाषा और उसकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कहानियों ने हमेशा आम आदमी, अपने समय के सर्वसाधारण व्यक्ति की भावनाओं और उद्भावनाओं को ही वाणी दी है। कहानी लगातार एक समसामयिक, समकालीन, सर्वसाधारण की अभिव्यक्ति का स्वर रही है। इसीलिए किसी भी दौर, जाति या समाज के सामान्य मनुष्य के जीवनगत, समाजगत सत्य को उस दौर की कहानियों के बिना नहीं समझा जा सकता। हर सदी के आम आदमी का इतिहास कहानियों में तलाशा जा सकता है, परंतु भारत में साहित्य की एक कुलीन परंपरा हमेशा मौजूद रही है, जो जनसाधारण की रचना, विधा और उसकी भाषा को कुलीनता के अहंकार में नकारती रही है। भारतीय साहित्य की मुख्य धारा में विचार, सोच और रचना की स्वीकृति और अस्पृश्यता की ये परंपरा सदियों पुरानी है। साहित्य की सत्ता में दखल रखने वाले ऋषियों, मनीषियों और ग्रंथकारों ने अपनी भाषाई और यथास्थितिवादी वैचारिक दुनिया निर्मित कर ली थी। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बना लिया था, और जो उससे अलग और असहमत होता था वो अपनी भाषा सहित उनके लिए अछूत बन जाता था। वैदिक साहित्य और वैदिक संस्कृत के दौर तक तो विचार की उन्मुक्तता की परंपरा अटूट चलती रही। वैदिक संहिताओं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तक तो वैदिक देवताओं की कहानियां और किंवदंतियां चलती रही। तब तक लौकिक संस्कृत भाषा का स्वरूप भी सामने नहीं आया था, पर जड़तावादी आर्य मनीषी स्वयं वैदिक संस्कृत के स्वाभाविक विकास का रास्ता रोककर खड़े हो गए थे। यही रचना के क्षेत्र में हुआ। इंद्र और अन्य वैदिक देवताओं के अलावा कुछ भी लिखना संभव नहीं था, और वैदिक महापुरुषों के महानायकत्व से असहमत होना तब संभव नहीं था। तब तक धार्मिक, नैतिक और अलौकिक कहानियां तो लिखी जा सकती थी, पर लौकिक कहानियां उसी तरह अवांछित, अलक्षित, अनपेक्षित और उपेक्षित थी, जैसे कि आज भी संस्कृत विद्वानों के सीमित समाज में दिखाई देता है। महाभारत काल तक यथास्थितिवादी वैदिक साहित्य का और साथ ही भाषाई स्तर पर वैदिक संस्कृत का ये दौर अबाध रूप से चलता रहा। ये अलिखित, अकथित वर्जना केवल रचना के स्तर पर ही नहीं, भाषा के स्तर पर भी थी। याद कीजिए, नई कहानी के दौर के नए कथ्य और भाषाई क्षेत्रीयता की प्रयोगशीलता को, रेणु के मैला आंचल के नए और अछूते यथार्थवादी राजनीतिक कथ्य को, उसकी भाषाई क्षेत्रीयता के कारण साहित्य के सौंदर्य शास्त्रियों और यथास्थितिवादियों ने लगभग खारिज कर दिया था। यहाँ तक कि बाबू शिव पूजन सहाय की ग्रामीण दुनिया और नागार्जुन के उपन्यास रतिनाथ की चाची और बलचन्मा को फोकस में नहीं आने दिया गया था, क्योंकि उन रचनाओं का कथ्य और उनकी भाषा उस समय के रूढ़ साहित्य शास्त्रियों को स्वीकार नहीं थी। लगभग ऐसा ही दौर तब भी वैदिक कथा वाङ्मय और संस्कृत भाषा को लेकर चल रहा था। उस दौर को देखें तो महाभारत के पश्चात भारतीय कथा परंपरा में गुणाढ्य की महास्त्रोतस्विनी बृहत कथा के रूप में सामने आई थी। ये लौकिक कथाओं का महासागर था। उद्भट विद्वान राधा वल्लभ त्रिपाठी के शब्दों में, बृहत कथा में कहानी ने अपना सहज रूप पाया। वो जन जन के मन में रमी, समाज में कहीं सुनी जाने वाली कथाओं से जुड़कर आगे बढ़ी। रामायण और महाभारत के पश्चात बृहत कथा कदाचित भारतीय साहित्य को सर्वाधिक प्रभावित और अनुप्रमाणित करने वाला ग्रंथ है।
गुणाढ़ ने कथ्य और भाषा की समस्त वर्जनाओं को तोड़ दिया था। गुणाढ़ की कथाएं ब्राह्मणवादी वैदिक नहीं लौकिक थी और उनकी भाषा वैदिक संस्कृत नहीं लौकिक संस्कृत पैशाची थी, वही शिव पूजन सहाय नागार्जुन और रेणु की तरह। शायद यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं कि गुणाढ़ की बृहद कथा भारत का पहला ग्रंथ है, जिसके कारण भारत दुनिया का पहला कथापीठ बन पाया। क्षेमेंद्र तथा सोमदेव ने सारी प्रेरणा गुणाढ़ से ही प्राप्त की है। शुरू में तो गुणाढ़ को नकारा ही नहीं बल्कि धिक्कारा गया, उन्हें सदियों उपेक्षित रखा गया, क्योंकि वे ब्राह्मण पौराणिक साहित्य के अनुगामी नहीं थे, वे मौलिक और परंपरा से अलग थे। अतः यथास्थितिवादी विद्वान गुणाढ़ को मंजूर नहीं कर पा रहे थे। यथास्थितिवादियों ने उन्हें लगभग अछूत और अवांछित मान रखा था। उनकी लौकिकता धर्मी कहानियों की बात तो छोड़िए, उनकी भाषा लौकिक संस्कृत तक को समकालीन विद्वानों ने मंजूर नहीं किया था। परिवर्तन धर्मी गुणाढ़ और उनकी भाषा के प्रति व्यवस्थावादियों में इतनी हिकारत थी कि उनकी सहज लौकिक संस्कृत को उन्होंने पैशाची नाम दे दिया था, यानी पिशाचों की भाषा। कथ्य को नकारने के लिए जड़तावादी विद्वानों ने लौकिक भाषा को खारिज कर दिया था, क्योंकि वे व्यवस्थावादी यथास्थितिवादी बदलने और नव्य को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। और ये तब था जबकि बौद्ध और जैन धर्म वैदिक धर्म की जड़ता से विद्रोह करके सामने आ चुके और स्थापित हो चुके थे। बौद्ध पाली भाषा और जैन प्राकृत भाषा को अपना चुके थे। 8वीं सदी तक संस्कृत अव्यवहृत हो चुकी थी। गुणाढ़ की ईसा से 1 सदी पहले की बृहद कथा से ही क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर 10वीं-11वीं सदी निःसृत है। आखिरकार अहंकारी वैदिक ब्राह्मणों को बृहद कथा के कई अनुवाद संस्कृत में करने पड़े। जिस भाषा का तिरस्कार जड़तावादी साहित्यकारों ने किया, उसका भौगोलिक क्षेत्र वैदिक संस्कृत से लगभग 25 गुना ज्यादा विस्तृत था। वो चीनी तुर्किस्तान से लेकर ईरान, सिंधु घाटी, मथुरा और विंध्याचल तक फैली थी। सातवाहन राजाओं के काल तक वैदिक संस्कृत का क्षेत्र बहुत सीमित हो चुका था। वो सर्वसाधारण के लिए पठनीय नहीं रह गई थी। संस्कृत काव्य रचना सूख चुकी थी, लेकिन भाषाई और बौद्धिक अहंकार की स्थिति भयानक थी। गुणाढ़ और उनकी कालजयी रचना बृहद कथा के साथ वही व्यवहार किया गया जो 2-3 दशक पहले दलित रचना के साथ किया गया, और अब भी भाषाई संस्कारशीलता का सवाल उठाकर आदिवासी जनजातीय रचना के साथ किया जा रहा है। हालांकि जिस प्राकृत को हिकारत से पैशाची कहा गया और आज जिसका नामो निशान तक बाकी नहीं है, वो बहुत बड़े भूभाग की भाषा थी और मौलिक कथा रचना उसी पैशाची प्राकृत में हो रही थी। वैदिक और लौकिक संस्कृत से कितना विराट और विस्तृत था भारतीय कथा भाषा का ये क्षेत्र, ये डॉक्टर राजमल बोरा के इस विवरण से स्पष्ट है।